नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और हिंदी की वीडियो में। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध शब्द रूप है अर्थात शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है, शुद्ध रूप पहचानना है। जो लिखा है दुर्निवार, इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ होगा? तो दुर्निवार में जो शुद्ध लिखा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही लिखा है। दुर्निवार होता है, रे आधा आता है, दुर्निवार। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा है शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? पहले लिखा उज्जवल, श्रृंगार, कवित्री या श्रद्धा। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध होगा? उज्जवल शुद्ध लिखा है, डबल जे आता है, एक साथ आता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार, कवित्री और श्रद्धा। श्रद्धा भी सही लिखा है, कवित्री भी सही लिखा है। गलत क्या लिखा है आपका? श्रृंगार शब्द गलत लिखा है। श्रृंगार जो शुद्ध लिखा जाता है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जो हमारा अशुद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अलंकार सा क्वेश्चन है। निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अब अलंकार सा क्वेश्चन है। अलंकार के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है आपको याद होनी चाहिए। अलंकार के बारे में कि अलंकार के जो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार शब्दों पर आधारित होते हैं, अर्थ अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं। प्रमुख शब्द अलंकार जो होते हैं, पहला आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद प्रमुख अलंकार आता है पुनरुक्ति अलंकार, और उसके बाद पुनरुक्ति बदाभास अलंकार। तो पुनरुक्ति के नाम से दो आते हैं, पहला था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और दूसरा पुनरुक्ति बदाभास अलंकार। अगर पूछा है शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो कहना शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। उसके बाद इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है कि पूछा जाता है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो कहना अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। उसके बाद पूछा है यमक अलंकार के भेद, तो यमक अलंकार के 3 भेद होते हैं। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो प्रमुख अलंकार है, 6 का अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है आपका श्रुति अनुप्रास अलंकार, और लास्ट होता है अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? कहना 5 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के टोटल कितने भेद होते हैं? तो कहना 7 होते हैं, जबकि अनुप्रास के 5 होते हैं। यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो यमक अलंकार के 3 होता है। पहला होता है आपका आदि यमक अलंकार, मध्य यमक अलंकार और अंत्य यमक अलंकार। जबकि श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सैभंग और दूसरा अभंग। ठीक है, तो देखो अलंकारों से शब्द अलंकार से बनने वाले क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद प्रमुख अर्थ अलंकार जो होते हैं, जो हमारे अर्थ अलंकार होते हैं, इधर लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार, दीपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ये प्रमुख अलंकार होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे दिए गए हैं ये सब अर्थ अलंकार है, जबकि दूसरी तरफ जो दिए गए हैं ये हमारे सब शब्द अलंकार है।
सॉरी। तो सबसे पहले यही याद रखना कि कौन से शब्द अलंकार होते हैं और कौन से अर्थ अलंकार होते हैं। यहीं से अलंकार की शुरुआत होती है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना, जबकि आभूषण, गहना, जेवर, पदक अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन अब देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, पानी बीच, मीन प्यासी, मोही, सुनी सुनी, आवत हसी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें विशेष प्रकार की उक्ति है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विशेष उक्ति अलंकार सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका अलंकार से दिया गया है। इसमें दिया गया है, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ने प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये भी अलंकार से क्वेश्चन है। अलंकार के बारे में और अन्य जो जानकारी आपको याद रखनी है, पूछा जाता अलंकार का संस्थापक। तो अलंकार के संस्थापक होते हैं आचार्य वामन। अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम आता है, तो वह है आचार्य दंडी, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद अलंकारवादी कवि आते हैं, तो वो आते हैं आपके केशवदास। तो देखो अलंकार में 3 व्यक्तियों का योगदान आता है, केशवदास, आचार्य दंडी और आचार्य वामन। इसी तरह से आपको याद रखने, अलंकार के संस्थापक आचार्य वामन, अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी, अलंकारवादी कवि या अलंकार का सम्राट, अलंकारवादी कवि या अलंकार का सम्राट या अलंकार का बादशाह, सब नामों से किसे जाना जाता है? आचार्य केशवदास को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना केशवदास को जाना जाता है। इसमें देख लेते हैं जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था। तो इसमें दिया गया भीर नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ने प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी हमारा विशेष प्रकार की उक्ति है, ये हमारा विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अनेक शब्दों से एक शब्द से क्वेश्चन है। इसमें दिया गया हमारा, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है उसे कहते हैं अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है अस्त्र, जबकि हाथ में लेकर चलाया जाए तो होता है शस्त्र। दोनों क्वेश्चन आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में याद रखना। अगर पूछा जाए हाथ से चलाए जाने वाला तो कहना शस्त्र, और अगर फेंक कर चलाया जाए तो कहना अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। संधि से क्वेश्चन है और इसमें आशीर्वाद की शुद्ध संधि बतानी है। पहले तो आपको ये याद रखना कि जो आशीर्वाद लिखा हुआ है ये भी शुद्ध वर्तनी में लिखा है, क्योंकि आशीर्वाद वर्तनी में भी आता है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा है आशीर्वाद में कौन सी संधि दी गई है? तो आशीर्वाद में जो संधि होगी हमारी, इसमें होगी हमारी विसर्ग संधि। आशीर्वाद में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि किसमें बनी है? ऑप्शन नंबर सी में हमारी विसर्ग संधि दे रखी है। आशी धन बाद अर्थात आशीर्वाद हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? देखो क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाए हिंदी की आदि जननी, या क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है देवों की भाषा, एक ही बात है। आदि जननी आए या देवों की भाषा आ जाए, ठीक है, दोनों का आंसर क्या होना है? दोनों का संस्कृत हो जाए। सही है, याद रखना। उसके बाद संस्कृत के बाद जो उत्पत्ति होती है किसकी होती है? पाली, इनका क्रम आता है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। ठीक है, इनका क्रम याद रखना। और संस्कृत को क्या कहते हैं? आदि जननी और देवों की भाषा। पाली को क्या कहते हैं? तो पाली के बारे में आपको याद रखना कि गौतम बुद्ध या बुद्ध द्वारा किस भाषा में उपदेश दिए गए थे? तो कहना पाली भाषा में दिए गए थे। और पाली भाषा भारत की पहली जनभाषा थी, और यही भारत की पहली राष्ट्रभाषा थी। तो भारत की पहली राष्ट्रभाषा कौन सी थी? कहना पाली। भारत की पहली जनभाषा ये भी पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? वो कहना पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, राष्ट्रभाषा पूछा जाए किसके समय बनाई गई थी? तो ये सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक के समय भारत की राष्ट्रभाषा क्या थी? तो कहना पाली थी। उसके बाद बात कर लेते प्राकृत। प्राकृत जैन धर्म की भाषा है, और इसमें महावीर
स्वामी ने अपने उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो कहना प्राकृत भाषा में दिए। किसमें दिए? प्राकृत भाषा में। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए महावीर स्वामी ने अपने पहले उपदेश, जो प्रारंभ के उपदेश थे, वो किस भाषा में दिए थे? तो वो दिए थे अर्धमागधी। ठीक है, क्वेश्चन समझना। महावीर स्वामी के पहले उपदेश किस भाषा में थे? तो कहना अर्धमागधी। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के सर्वाधिक उपदेश या महावीर स्वामी के उपदेश, तो प्राकृत भाषा। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अपभ्रंश का जो अर्थ होता है, ये होता है बिगड़ा हुआ। क्या बात अर्थ होता है इसका? बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश। ठीक है, भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कहते हैं अपभ्रंश हुई है। या पूछा जाता है हिंदी की उत्पत्ति, तो ये भी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, तो अपभ्रंश के बारे में याद रखना। अपभ्रंश के बारे में उससे जो अलग आपको याद रखना है, देखो, एक होता है हमारा तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्ध तत्सम क्या होती है, तो कहना जो तत्सम से और तद्भव के बीच की कड़ी होती है, वो अर्ध तत्सम कहलाती है। बिल्कुल सही है। अगर अन्य पूछा जाए अर्ध तत्सम किसके अंतर्गत आते हैं, तो कहना ये आपके अपभ्रंश में आते हैं, ये टूटे हुए रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। बाकी ये जो क्वेश्चन था हमारा हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हिंदी में पूछा गया, बिल्कुल रेडीमेड क्वेश्चन है। रेडीमेड क्वेश्चन वो होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा है यामा किसकी रचना है? अब यामा किसकी रचना है? तो सभी को पता है यामा महादेवी वर्मा की रचना है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा को कब दिया गया था? 1982 में। किसके लिए दिया गया था? तो कहना यामा रचना के लिए दिया गया था। अब महादेवी वर्मा के बारे में याद, अन्य चीजें याद रख लेते हैं कि महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। इनकी अन्य रचनाओं में जो आती है, तो याद रखना निहार, निर्जा, निहार, निर्जा, रश्मि, परिक्रमा। अन्य जो पुस्तक पूछी गई है, याद रखना नीलांबरा, नीलांबरा। ठीक है, अन्य में यामा तो आपको पता ही है। और अन्य जो रचना है, जो अन्य पूछी जाती है यामा से अलग, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, दीप शिखा। किसकी रचना है? तो कहना महादेवी वर्मा की। यामा के बाद सर्वाधिक ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है दीप शिखा। अन्य में निहार, निर्जा, रश्मि, परिक्रमा, नीलांबरा, यामा। ठीक है, याद रखना अन्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को कहते हैं पारिभाषिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये खाली स्थान से क्वेश्चन था, लेकिन एक परिभाषा के आधार पर पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हिंदी से क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे पॉलिटी में भी ले जा सकते हैं, जीएस में भी पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? देखो, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब यह निर्धारित किया गया था कि सिर्फ 15 वर्ष तक अंग्रेजी को सुप्रीम कोर्ट और संसद की भाषा रहने दो, अर्थात कब तक? 1965 तक। उसके बाद हम बदलाव कर लेंगे, हम अपनी भाषा हिंदी को बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, अब तक नहीं हो पाया। अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? अंग्रेजी ही है। ठीक है, तो जिस समय संविधान बना था और लागू हुआ था, कितने वर्षों तक के लिए अंग्रेजी का सुझाव दिया गया था कि 15 वर्ष बाद हम अंग्रेजी को बदल देंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन तो आया कितने वर्षों का सुझाव दिया गया था, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, 15 वर्षों तक। अगर ऐसा होता कि कब तक का सुझाव था, तो कहना 65 तक, 1965 तक। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन
अंग्रेजी को कब तक माना गया था? तो 1965 तक। अगर वर्ष पूछे तो 15, क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ था 50 से 65 तक की बैठते हैं 15 वर्ष। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? हिंदी को शासकीय भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? अब देखो, पहला जो हमारा अनुच्छेद दिया गया है 315, ये तो हमारा यूपीएससी से संबंधित है, ठीक है। जबकि हिंदी को शासकीय भाषा किसके अंतर्गत घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 हमारा आंसर हो जाएगा। 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, जबकि 51 के जो कैम है इसमें हमारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगर पूछा है किसका प्रावधान है तो कहना मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में? 51 के ए में है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान 11 है। जब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे 1976 में, तब इसमें संख्या कितनी थी? 10, और आज कितनी हो गई है? 11। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को लाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए हैं? तो कहना इंदिरा गांधी द्वारा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। तो याद रखना, जितने अनुच्छेद थे सभी को देखा। क्वेश्चन क्या था? शासकीय भाषा, ये हमारे अनुच्छेद 343 में आती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष का मतलब होता है सघोष। क्वेश्चन पूछा घोष वर्ण कौन सा है, इसका अर्थ है कौन सा हमारा सघोष है। जय, के, टे और च दिए गए हैं, तो ये जो जय है हमारा, ये हमारा सघोष हो जाएगा, और जय सघोष के साथ साथ हमारा तालु भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्ग पूछा जाए कौन से वर्ग में आता है तो कहना तालु वर्ग में आता है। क्या हमारा किस वर्ग में आता है? ये तो हमारा कंठ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है च हमारा किस वर्ग में आता है? ये भी हमारा तालु में आता है, और ट हमारा मूर्धा में आता है, जो हम पढ़ते क्या चटे थे, ठीक है। इस आधार से ही पूछा जाता है कौन से वर्ग में आता है, तो ये आपको याद रखना है। सारे जो थे हमारे स्पर्श व्यंजन है, याद रखना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 है, जबकि स्पर्श व्यंजन के वर्ग पूछे जाए कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग है 5, जबकि संख्या कितनी है? 25। और ये क्वेश्चन जो थे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं जय, के, टे और च, सभी हमारे स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी वर्णमाला पूछी गई है कि कितनी वर्णमाला है हमारी, कितने वर्ण है? टोटल 52 है। आसान क्वेश्चन था, बस वर्णों की जगह क्या दे दिया? लिपि कर दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो कैसे वर्षा होने लगी? अचानक वर्षा होने लगी, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये याद रखना कि क्रिया विशेषण किसका भेद है, तो ये हमारा अव्यय का भेद है, ये अव्यय का एक पार्ट है हमारा क्रिया विशेषण। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला परिमाणवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा कालवाचक, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? हमारे 4 भेद होते हैं, याद रखना। और चारों भेद की पहचान भी होती है। अगर परिमाणवाचक की बात करते हैं तो इसमें पूछते हैं कितना, ठीक है। जैसे आपने कम खाना खाया, कितना खाया? कम खाया, तो इससे क्या पता चला? एक परिमाण का पता चला। स्थान से एक जगह का पता चलता है, जैसे बोलते हैं हम कहां, सोहन दिल्ली गया, तो सोहन कहां गया? दिल्ली गया, तो दिल्ली एक स्थान है, उसका पता चला। रीति तौर तरीके, इसके लिए प्रश्न करते हैं हम कैसे, ठीक है। जैसे यही हमारा क्वेश्चन था, रात को अचानक वर्षा होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक होने लगी, ठीक है। तो कौन सा बना हमारा? रीतिवाचक। उसका कालवाचक से पता चलता है समय का, और समय का पता कैसे करते हैं?
कब, जैसे मैं सुबह को पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, तो सुबह को पढ़ता हूं, इससे क्या पता चला, एक समय का पता चला, एक काल का पता चला। ठीक है, तो याद रखना क्रिया विशेषण से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये अव्यय का एक भाग है हमारा क्रिया विशेषण। इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक थी इनकी याद करने की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में बात करी हमने। इसमें दिया गया अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा तत्सम से दिया गया है। तत्सम को पहचानना है, तो तत्सम जो दिया गया है इसमें सपूत, सरिसृप, सांकल और सांझ, तो इसमें क्या है हमारा सरिसृप हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया गया हमारा कौन सा तत्सम रूप नहीं है। पहला वाला था तत्सम है, इसमें दिया गया कौन सा तत्सम नहीं है। पहले दिया गया दधि, उसके बाद उष्ट, चक्षु या श्रृंगार, तो इसमें जो दिया गया हमारा ये हमारा गलत लिखा, ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार नहीं होता। जो हमारा तत्सम रूप होगा ये होगा आपका श्रृंगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। जबकि दधि हमारा दही का, उष्ट हमारा उष्ट का, ऊंट का, और चक्षु हमारा आंख का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, ये भी हमारा शब्द पूछा है कि स्वर्ण शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो स्वर्ण क्या है हमारा, ये हमारा तत्सम हो जाएगा, और ये सोने का पर्यायवाची है। ठीक है, ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, सोना हो जाएगा, स्वर्ण का तद्भव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है, निम्न शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। नियति का कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध नीति का पर्यायवाची होता है, भावी भी होता है, शाश्वत नहीं होता, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जबकि दैव्य भी होता है, तो प्रारब्ध, भावी और दैव्य किसके पर्यायवाची है, नियति के पर्यायवाची है। जबकि कौन सा नहीं होता, तो शाश्वत नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची पूछा, पहला मरुत लिखा, जबकि ये मारुत होता है, और ये किसका हो जाता है, हनुमान का पर्यायवाची होता है। सलिल पर्यायवाची किसका होता है, जल का पर्यायवाची होता है। सरिता हमारा नदी का पर्यायवाची है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उदक किसका होता है, ये भी आपका जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब नदी का पर्यायवाची पूछा है, तो देखो नदी गंगा और यमुना के पर्यायवाची मिक्स होते हैं, आपको अलग अलग करके पढ़ने हैं, वरना ये मिक्स हो जाते हैं। अब देखो नदी के पर्यायवाची आपको किस तरह से याद रखने हैं, जैसे मैं बोलूं आप इस तरह से याद रखना, याद हो जाएंगे। जैसे देखते हैं, पहला तटनी, तटनी, तरंगनी और निर्झरणी, इन तीनों को एक साथ याद रखना। तटनी, तरंगनी और निर्झरणी, ये किसके आपके, तो नदी के पर्यायवाची। उसके बाद दो शब्द ऐसे याद रखना, आपगा और दूसरा निम्नगा। ठीक है, दो इस तरह से याद रखना, तटनी, तरंगनी, निर्झरणी, उसके बाद आपगा और निम्नगा। अन्य शब्दों में जो आपको याद रखना है, नदी बहती रहती है, तो वाहिनी नदी का पर्यायवाची है। उसके बाद कुलकसा, क्या पर्यायवाची है इसका, कुलकसा। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची है शब्द, हमारे नदी के पर्यायवाची है। तीन एक साथ पढ़ना, दो एक साथ, और वाहिनी और कुलकसा बच जाएंगे, नदी के पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, अर्थात नाव का पर्यायवाची है। पहला जो दिया गया अक्षी, ये हमारा आंख का हो जाता है। उसका तरुण होता है युवा का, तरण होता है पतंग, उसका तरणी हमारा आंसर हो जाएगा किसका, नौका का है। अन्य नौका के जो पर्यायवाची होते हैं याद रखना, जो अर्थ आएंगे इसके, बेड़ा, बेड़े के बाद जलयान, क्योंकि जल का यान होता है, नाव है ये नौका। उसके बाद तरी, पानी के कारण इसे क्या बोलते हैं, तरी। लेकिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, डोंगी। देखो दो याद रखने नौका के पर्यायवाची, एक तो डोंगी और दूसरा आपका
तरनी। बाकी जो दिए गए हैं बेड़ा, जलियान और तरी, ये आसान है, हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची याद रखना, इसी तरह से याद रखो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कृतज्ञ का विलोम शब्द। अब विलोम शब्द है, गलत तो नहीं होगा क्योंकि पढ़ रखे हैं। कृतज्ञ क्या हो जाएगा? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी का विलोम शब्द बताना है। कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? धूर्त, निष्कपटी, विद्वान या चालाक? तो कपटी का होगा निष्कपटी। ठीक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। ये विलोम शब्द से तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे, अलंकार से भी थे, समाज से भी थे। जो प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, हर एक टॉपिक उठाया जाता है, उससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उनका रिवीजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपसे गिव अवे पूछे जाएंगे, गिव अवे में आपको बताना है पहले तो समरूप क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है हिंदी में, कई बार पूछा गया है कि समरूप क्या है, ये आपको बताना है, परिभाषा बतानी है समरूप की। उसके बाद अन्य शब्दों में भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, अर्थात किस तरह से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण बताना है। हिंदी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अलंकार, कोई क्वेश्चन हमारा यहां से आए गलत ना हो, तो ये पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद बताना है नेक्स्ट उद्देश्य, विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर। ठीक है, ये तीन आपके लिए गिव अवे है, आप बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो।